Hello and welcome dear students. Welcome to T4 Success. मैं शिवम विश्वकर्मा। मित्रों, हमारी जो सीरीज चल रही थी जिसमें हम 12th क्लास की NCERT बुक्स जिसमें हिस्ट्री को हमने उठाया था, आज हमसे एक्सप्लेन करने वाले हैं। इसके ऑलरेडी हम कई पार्ट्स बना चुके हैं और आज हम चर्चा करने वाले हैं आगे के टॉपिक्स के बारे में। तो मैं आपको यहाँ पे ब्रीफिंग्स दे दूं कि ये सारे जो टॉपिक आप इन स्लाइड्स पर देख पा रहे हैं, इनको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने इन्हें अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को जाके देख लीजिए। जो वीडियोस मैंने आपको जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक शेयर कर दी है। आप हमारे चैनल पर सेपरेटली विजिट करके भी उन वीडियोस को देख सकते हैं जहाँ पे हमने इन सारे टॉपिक्स को ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। और पिछले वीडियो में हमने बहुत सारी जानकारी ले ली थी इतिहास जानने के साक्ष्य और उनकी सीमाओं के विषय में। आइए एक बार हम पुनः इन दोनों विषयों का थोड़ा सा रिवीजन कर लें और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय इतिहास को जानने के कौन कौन से स्रोत हैं और उनके विषय में अभी तक हमें क्या क्या ज्ञात है, उनका महत्व क्या है और उनकी सीमाएं क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं कि इतिहास को जानने के साक्ष्य क्या है। तो देखिए, इतिहास को जिन जो है माध्यमों से हम जानते हैं, हम समझते हैं कि अतीत में क्या हुआ था, उन्हें इतिहास जानने के साक्ष्य कहा जाता है। क्योंकि आप भी देखिए इस बात को समझें कि हम में से कोई भी या हमारे जो इतिहासकार रहे हैं जिन्होंने इतिहास को हमारे लिए लिखा है, इतिहास की किताबें छापी, उनमें से कोई भी जो है वास्तविक समय में जब वो घटना हो रही थी तब कोई उपस्थित नहीं था। इसका मतलब है कि हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसे जो है चीज़ें रही होंगी, कुछ ऐसी जानकारियां रही होंगी जिन्हें हमने प्राप्त किया होगा और उसके आधार पे हमने ये समझा होगा कि अतीत में कोई भी घटना कब हुई, कैसे हुई। तो वो जो माध्यम होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि अतीत के इस कालखंड में ये घटना हुई थी और ऐसे हुई थी, उन्हें इतिहास जानने के साक्ष्य के रूप में हम लोग स्वीकार करते हैं। तो देखिए, जब हम बात करते हैं इतिहास जानने के साक्ष्य की, तो दरअसल हम दो प्रकार के साक्ष्यों पर अपनी नज़र रखते हैं, या कहें कि हमने अपने अध्ययन की सुविधा के लिए इतिहास जानने के साक्ष्यों को दो हिस्सों में बांटा हुआ है, जिसमें से एक हिस्सा हमारा इतिहास के पुरातात्विक साक्ष्य कहलाते हैं और दूसरे इतिहास जानने के साहित्यिक साक्ष्य कहलाते हैं। इतिहास जानने के यदि हम पुरातात्विक साक्ष्यों की बात करें, तो पुरातात्विक साक्ष्य में जितने भी तमाम तरह की भौतिक सामग्रियां जो है प्राचीन समुदायों ने छोड़ी हैं, लोगों ने जो है बना के या तो स्थापित कर दी हैं या स्थापित नहीं किए हैं, पर वो गलती से उनसे छूट गई हैं या उनसे खो गई हैं, परंतु वो कहीं ना कहीं या तो कहें कि दब गए या कहें किसी मंदिर स्मारक के रूप में स्थापित हैं, तो उन सब को हम जो है पुरातात्विक साक्ष्य कहते हैं। ज़्यादा अगर हम उदाहरण के रूप में देखें तो पुरातात्विक साक्ष्य में हम ले सकते हैं प्राचीन किसी स्मारक को, किसी प्राचीन जो है संरचना के खंडहर को, या कहें जिसे इतिहास की भाषा में भग्नावशेष को। इसके अलावा सिक्के, मूर्तियाँ, अभिलेख, मंदिर और जो है राजाओं के राजप्रासाद वगैरह भी इसमें सम्मिलित होते हैं। अब बात करें साहित्यिक साक्ष्यों की, तो जितने भी तमाम तरह के लिखित साक्ष्य हैं वो हमारे साहित्यिक साक्ष्य में आते हैं। जैसे चाहे वो किसी शासक की प्रशंसा में लिखी हुई प्रशस्ति हो, किसी शासक द्वारा खुदवाया गया अपना धार्मिक आदेश हो, किसी शासक द्वारा अपनी जनता को जो है संबोधित करने के क्रम में किसी भी प्रकार की जो लेखन कार्य करवाया गया हो, धर्म ग्रंथों में जो है धार्मिक परंपराओं को संरक्षित करने और अगली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए यदि कोई रचना की जाती है तो वह भी साहित्यिक साक्ष्य में ही आती है। इसके अलावा हम बहुत सारे विभिन्न ऐतिहासिक व्यक्तित्वों की जीवनी देखते हैं और तमाम तरह के जो यात्री भारत में आए हैं, उन्होंने भारत का भ्रमण किया है, भारत को देखा है, जाना है, समझा है, और इसके आधार पर अपने जो उन्होंने यात्रा वृत्तांत छोड़े हैं, उन सब को हम कलेक्टिवली साहित्यिक साक्ष्य के रूप में कंसीडर करते हैं। तो हम समझते हैं कि भारतीय इतिहास को जानने के जो साहित्यिक साक्ष्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो भारतीय इतिहास में हमें साहित्यिक साक्ष्यों की जो मिलने की वास्तविक जो है जानकारी मिलती है वो हमें वैदिक सभ्यता से मिलती है। मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में बताया था, जब वैदिक सभ्यता
आपको पढ़ाई थी कि वैदिक सभ्यता की शुरुआत लगभग 1500 ईसा पूर्व में हुई और जो लगभग 500 ईस्वी तक चलती रही। इसमें मैंने आपको बताया था कि वैदिक सभ्यता को दो कालखंडों में बांटा गया है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो इन दोनों कालखंडों में वैदिक साहित्य लिखा गया। अब वैदिक साहित्य जो है भारतीय अतीत पर भारत की जो सभ्यता, आज की जो वर्तमान की सभ्यता है, इसमें जो वर्तमान में जो प्रचलित हैं सामाजिक और धार्मिक जीवन में, इसमें बहुत सारे रूट्स हमें आपको वैदिक सभ्यता में दिख जाएंगे। वैदिक सभ्यता में हमें उन सभी संस्कारों की जो आज के जो है सनातन हिंदू परिवारों में दिखते हैं, जो संस्कार हमें दिखते हैं, उन सबके रूट आपको वहाँ मिल जाएंगे। तो वैदिक साहित्य को बेसिकली हमने दो हिस्सों में बांटा है, पूर्व वैदिक साहित्य और उत्तर वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य में हम चार चीजें पढ़ते हैं जिनमें हमें दिखते हैं वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। देखिए वेद जो है चार हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद पूर्व वैदिक काल की रचना है, एकमात्र ऋग्वेद ही वो रचना है जिसे पूर्व वैदिक काल में लिखा गया। इसके अलावा भी अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो बात यह है कि ऋग्वेद जो है एक 10 मंडलों की पुस्तक है, यानी कि उसके 10 भाग है, जिसमें से ऋग्वेद का जो है दूसरा से लेकर 7वां जो मंडल है वो पूर्व वैदिक काल का है, और बाकी जितने भी मंडल हैं वो उत्तर वैदिक काल के हैं। उत्तर वैदिक काल के ही ग्रंथों में हमारे बाकी तीन वेद आते हैं, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसके अलावा बहुत सारे उपनिषद और वेदांग वगैरह भी इसी में आते हैं, आरण्यक। अब वैदिक साहित्य से जब हम आगे बढ़ें तो फिर हमें नजर आता है बौद्ध साहित्य, जो कि आप जानते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में बौद्ध और जैन जो है पंथों का उदय हुआ और उन पंथों ने अपना अपना साहित्य लिखा। बौद्ध साहित्य में हम देखते हैं कि बहुत सारे जो है ग्रंथ लिखे गए, और बौद्ध ग्रंथों को मूलतः 3 पिटकों में जो है बांटा गया है, जिन्हें कहा जाता है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में आप जानते हैं कि बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं उनको बताया गया है। विनय पिटक में जो है बौद्ध संघ से जुड़े हुए नियमों की जानकारी दी गई है, तथा अभिधम्म पिटक में बौद्ध पंथ से जुड़ी जो गूढ़ दार्शनिक व्याख्याएं, गूढ़ शब्द का था आप लोग नहीं जानते होंगे। बेसिकली गूढ़ का मतलब होता है जटिल, जो सामान्य मनुष्य की बुद्धि से थोड़ा परे होता है, जैसे एक इंटेलेक्चुअल या कहें बहुत ज्यादा बुद्धिमान मनुष्य की समझ की बात है। तो गूढ़ दार्शनिक जो व्याख्याएं हैं बौद्ध पंथ की, वो अभिधम्म पिटक में हमें दिख जाती है। इसके अलावा इन पिटकों को बहुत सारे निकायों में बांटा गया है, इसके बाद बहुत सारे सूत्र भी हमें मिल जाते हैं। तो बौद्ध साहित्य के कुछ जो है निकायों की मैं आपको जानकारी दे दूं कि सुत्त पिटक में 5 निकाय हैं, जिनमें एक है अपना दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और भी जो है इसमें सम्मिलित है। बौद्ध पिटकों को वह निकायों में बांटा गया है, और केवल सुत्त पिटक के ही जो है 5 निकाय माने गए हैं। अब बौद्ध ग्रंथों में जो अगली जो चीज महत्वपूर्ण हो जाती है वो होती है जातक कथाएं। जी, जातक कथाओं की संख्या लगभग 550 यानी कि 550 के आसपास मानी गई है, और जातक कथाओं में बुद्ध के पूर्व जन्मों से संबंधित जो है कहानियां लिखी गई हैं, जिनमें बताया गया है कि बुद्ध ने कब कब किस किस अवतार में जन्म लिया और उन्होंने कैसे लोगों के जीवन को जो सुधारा। अब हम बात करते हैं जैन साहित्य की। तो जैन साहित्य में हमें बहुत सारे जो जैन संत हुए हैं, जैन तीर्थंकर हुए हैं, उनकी जीवनियाँ मिल जाती हैं। इसके अलावा जैनों की जो दार्शनिक व्याख्याएं हैं और जैन पंथ का जो इतिहास है वो सब हमें नजर आ जाता है। जैन ग्रंथों में हम मेनली आगम ग्रंथों को देखते हैं, और एक जैन ग्रंथ की चर्चा मैंने आपको महाजनपद काल में की थी, जो था भगवती सूत्र। जी हाँ, भगवती सूत्र में मैंने आपको बताया था कि 16 जो है महाजनपदों की सूची मिलती है। इसके अलावा देखें तो अगला जो हमें समझ में आता है वो है विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। समय समय पर विभिन्न विदेशी यात्री भारत की यात्रा करते रहे, जिनमें वैनसांग, फाहियान, इतिसंग ये नाम बहुत ही फेमस हैं, जो प्राचीन भारत में भारत की यात्रा पर आए।
मैं आपको बता दूं कि फाहियान जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो गुप्त साम्राज्य से संबंधित रखते थे, जिनके विषय में मैंने आपको गुप्त साम्राज्य के विषय में चर्चा करते हुए बताया था। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था फाहियान। फाहियान चीन का जो है बौद्ध भिक्षु था, जो भारत में बौद्ध स्थलों को देखने तथा बौद्ध जो ग्रंथों की पांडुलिपियां एकत्रित करने आया था, ताकि चीन में बैठ के उनका अनुवाद कर सके। तो फाहियान ने जब चीन वापस पहुंच गया तो उसने एक पुस्तक लिखी जिसे कहा जाता है फो कुओ की। इसके अलावा सम्राट हर्षवर्धन के विषय में मैंने अभी आपको नहीं बताया है, क्योंकि सम्राट हर्षवर्धन का काल लगभग 600 ईस्वी के बाद का है। हर्ष के शासनकाल में स्वान जिसे स्वान और वैनसांग भी कहते हैं, ने भारत की यात्रा की थी। उसने भी जो है मेनली बौद्ध स्थलों की जो है यात्रा करी और बौद्ध ग्रंथों को देखा, कई सारी बौद्ध पांडुलिपियों को चीन लेके गया और उसने चीन जाके अपना यात्रा वृतांत लिखा जिसे सीयूकी कहा जाता है। इसके अलावा एक और यात्री जो भारत आया था जिसे इतिसंग के नाम से जानते हैं। तो इन 3 चीनी यात्रियों का प्राचीन जो है भारत के संदर्भ में बड़ा ही महत्व है। इसके अलावा जब मैंने आपको मौर्य साम्राज्य बताया था, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था मेगास्थनीज। हाँ, 305 ईसा पूर्व में जब सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने भारत पर आक्रमण किया, तो उस समय भारत के शासक थे मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को युद्ध में हराया, जिसके बाद दोनों में संधि हो गई और सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को भारत भेजा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते हुए भारत को जो देखा, समझा, जाना, उसके आधार पर एक ग्रंथ लिखा जिसे जो है इंडिका के नाम से जाना गया। यद्यपि ये मैं आपको बता दूं कि इंडिका की जो मूल पाठ था, जो मूल पांडुलिपि थी, वो नष्ट हो चुकी है। इंडिका के बारे में जो बाद की विद्वानों ने लिखा है उसके आधार पर हम मानते हैं कि इंडिका में ये सारी बातें लिखी थी। अब हम बात करते हैं गैर धार्मिक साहित्य की। तो अभी आपने देखा कि भारत में वैदिक, बौद्ध और जैन जो है धार्मिक साहित्य थे। इसके अलावा तो धार्मिक सीमाओं से परे भी लोगों ने लेखन कार्य किया जिसे गैर धार्मिक साहित्य में रखा जाता है। जैसे मौर्य साम्राज्य में ही मैंने आपको एक विद्वान का नाम बताया था जिन्हें कौटिल्य कहा जाता है। कौटिल्य मतलब चाणक्य जी। चाणक्य के विषय में आप अक्सर जानते होंगे। जो स्ट्रेटेजिक जो मनुष्य होता है, जो अक्सर विभिन्न प्रकार की रणनीतियों पर चर्चा करते हैं, उन्हें चाणक्य कहा जाता है। आपको कमेंट करके बताना है कि भारत का चाणक्य किसे कहा जाता है। चाणक्य कौटिल्य और उन्हें ही विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है, ने एक पुस्तक लिखी थी जिसे अर्थशास्त्र कहा गया। अर्थशास्त्र में जो है मौर्य प्रशासन पर, मौर्यों के साम्राज्य जो है विस्तार पर काफी विस्तार से हमें जो है जानकारी मिल जाती है। इसके अलावा जब आप देखेंगे कि सम्राट हर्षवर्धन की भी हमने चर्चा की थी, तो सम्राट हर्षवर्धन के एक दरबारी कवि थे जिनका नाम था बाणभट्ट। बाणभट्ट ने एक पुस्तक लिखी थी जिसे हर्षचरित्र कहा गया। इसके अलावा हमने गुप्त साम्राज्य में समुद्रगुप्त की चर्चा करी थी, जिन्होंने समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि थे हरिसेन, उन्होंने समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी, जिसके बारे में भी हमने समुद्रगुप्त के साम्राज्य विस्तार को देखते समय चर्चा की थी। इसके अलावा जो है कई सारे जो है पूर्व मध्यकालीन शासकों के विषय में, जैसे राजपूत शासकों के विषय में हमें जानकारी मिलती है। जैसे पृथ्वीराज चौहान जी, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिन्होंने तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी से लड़ाई की थी, उनके विषय में एक ग्रंथ लिखा गया चंदवरदाई के द्वारा, जिसे पृथ्वीराज रासो कहा जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वैदिक, बौद्ध, जैन तथा विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों के अलावा भारतीय इतिहास को समझने के ढेर सारे साहित्यिक साक्ष्य हैं। साहित्यिक साक्ष्यों के महत्व की यदि बात करें तो साहित्यिक साक्ष्य जो है बिल्कुल क्लियर जानकारी देते हैं और लेखक एक कंटेम्प्रेरी यानी समकालीन लेखक होता है, इसलिए उसके विवरण को जो है मान्यता प्राप्त होती है। साहित्यिक साक्ष्य हमें विभिन्न राजवंशों के उत्थान, पतन तथा उनकी कालक्रम में हुई घटनाओं की सिलसिलेवार जानकारी प्रदान करने में सक्षम होते हैं। इन महत्व के साथ साथ इन साक्ष्यों की सीमाएं भी हैं। जैसे अक्सर ये साक्ष्य ये बताने में असफल होते हैं कि वास्तव में ये शासक के विषय में जो लिखा गया है वो कितना सही है और कितना इसमें जो है झूठ मिला हुआ है, क्योंकि
आप इस बात को तो जानते ही हैं कि जो भी लेखक रहे हैं वो ज़्यादातर दरबार से जुड़े रहे हैं, और दरबारी लेखक अपने राजा के विषय में गलत लिखेगा, उसकी क्रिटिसाइज करेगा, उसकी आलोचना करेगा, इसकी संभावना थोड़ी सी कम रहती है। इसके अलावा ज़्यादातर लेखन एलीट क्लास यानी कि कुलीन वर्ग जो रहा है, जो शक्तिशाली वर्ग रहा है, उसी के दृष्टिकोण से लिखा गया है। ये भी उसकी एक सीमा है। इन सभी सीमाओं के बावजूद जो है इनका बड़ा ही महत्व रहा है। यहाँ मैंने गैर धार्मिक साहित्य की जो जानकारी है वो लिख दी है, अब इसको देख लेना। इसके अलावा बात करेंगे पुरातात्विक साक्ष्यों पर। तो पुरातात्विक साक्ष्यों मैंने आपको बताया था कि किसी भी प्रकार की भौतिक सामग्री जो हमें ऐतिहासिक जानकारी प्रदान करती है उसे पुरातात्विक साक्ष्य माना जाता है। इसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि अभिलेख, मूर्तियां, सिक्के, भग्नावशेष यानी कि खंडहर जैसी चीजें सम्मिलित होती हैं। तो कई सारे जो है आप देखते हैं कि प्राचीन काल के जो शासक थे वो अपने धातु के सिक्के चलाते थे, वो हमें मिल जाते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने आपको जो है अशोक के धम्म में बताया था, अशोक ने बहुत सारे अभिलेख लिखवाए थे। मैंने आपको समुद्रगुप्त की प्रयास प्रशस्ति की भी जानकारी दी थी। इसके अलावा ढेर सारी मूर्तियां हमें मिली हैं तथा भग्नावशेष आप देखेंगे कि हड़प्पा के हमें जो है खंडहर मिले हैं। इसके अलावा जो चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के भी खंडहर मिले हैं, और ऐसे ढेर सारे प्राचीन शासकों के बनवाए गए भवनों के खंडहर हमें मिले हैं, मंदिरों के खंडहर मिले हैं। तो इन सबको पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में कंसीडर किया जाता है। और सिक्कों के विषय में तो मैं एक अलग से ही पूरी क्लास लूँगा, जिसमें आपको बताऊंगा कि सिक्कों का वास्तव में क्या महत्व होता है और कैसे ये सिक्के कई बार इतिहास की उस गुत्थी को सुलझाने में हमारी हेल्प कर देते हैं जो सामान्य साहित्यिक साक्ष्य या अन्य साक्ष्य नहीं कर पाते। पुरातात्विक साक्ष्यों के महत्व की बात करें तो आप जानते हैं कि पुरातात्विक साक्ष्य भौतिक साक्ष्य होते हैं। जैसे कोई पत्थर है जिस पर अभिलेख लिखा है, कोई मूर्ति है, तो इनमें आसानी से परिवर्तन नहीं हो सकता। अक्सर पुरातात्विक और साहित्यिक साक्ष्यों के साथ ये सीमा देखी जाती है कि उनमें समय के साथ साथ परिवर्तन हो गया है, क्योंकि एक लेखक ने लिखा, फिर उसकी पांडुलिपि बनी, और समय के साथ कुछ अन्य लेखकों ने उसमें कुछ नई बातें जोड़ दी। परंतु पुरातात्विक साक्ष्यों के साथ ये सीमा जो है काम नहीं करती। पुरातात्विक साक्ष्य लंबे समय तक नष्ट नहीं होते और कंटेम्प्रेरी होते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से ये समझाने में सक्षम होते हैं कि तत्कालीन स्थिति क्या थी। अब जैसे हम सिक्कों को ही ले लें, तो सिक्कों में धातु के बनाए जाते थे, जिससे ये पता चलता है कि तत्कालीन समय में धातु विज्ञान ने कितनी प्रगति की थी। इसके अलावा सिक्कों पर बने चित्र, सिक्कों पर बने धार्मिक प्रतीक हमें शासकों के और लोगों के धार्मिक जीवन की भी जानकारी दे देते हैं। इसके अलावा हमें सिक्कों पर कई सारे शासकों की, जैसे समुद्रगुप्त का बीणा बजाता हुआ चित्र मिलता है, तो हमें पता चलता है कि वो वास्तव में किस हद तक व्यक्तित्व, कैसे व्यक्तित्व के लोग थे। इसके साथ ही मूर्तियों से पता चलता है कि उस समय मूर्ति निर्माण कला की स्थिति क्या थी, शासकों द्वारा किस प्रकार मूर्तियों के निर्माण को, मंदिरों के निर्माण को संरक्षण दिया जा रहा था। और इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था कि राजा लोग भी बहुत सारे राजप्रसाद वगैरह बनवाते थे। इससे ये पता चलता था कि तत्कालीन समय में इंजीनियरिंग यानी अभियांत्रिकी की क्या स्थिति थी, कैसी जो हम लोगों की आर्थिक स्थिति थी। क्योंकि चाहे आपके महल हों, चाहे मूर्तियां हों, चाहे सिक्के हों, जब तक आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है तब तक आप ये सब नहीं करवा सकते। तो इससे हमें राज्य की आर्थिक स्थिति पर भी प्रकाश पड़ जाता है, पर इनकी अपनी सीमाएं भी हैं। कोई अभिलेख है, हो सकता है कि कई बार उस पर लिखा है, पर अब जैसे हड़प्पा सभ्यता के अभिलेख अभिलेख हमारे सामने हम पढ़ नहीं सकते, तो ये उसकी एक सीमा है। इसके अलावा अभिलेख कोई आवाज़ नहीं होती, अगर हम उसे समझ नहीं पाए तो ये गलत हो जाएगा। इसके अलावा इन जो है स्मारकों को, अभिलेखों को कई बार स्थानांतरित कर दिया जाता है। जब वो अपनी जगह से डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि वास्तव में वो जिस स्थान की हमें जानकारी दे रहे हैं वो कौन सा है। कई सारे मैं आपको बताऊंगा कि अभिलेख जो है डिस्प्लेस हो चुके हैं, जिनके बारे में हमें पता है, और कई सारे ऐसे जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है। ये भी एक दिक्कत है, ये सीमा है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। मित्रों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। साथ ही आप कमेंट करके हमें बताइए कि वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं, और अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो आप हमें दे सकते हैं, ताकि हम अगले वीडियो में थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर सकें और आपके लिए बेहतरीन वीडियो ला सकें। तो ये सारे टॉपिक्स मतलब ये आप कवर कर लें,
और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक नियरली यहाँ ख़त्म हो चुका है। अगर कुछ बाकी रहा होगा तो वो मैं आपको अगले वीडियो में भेज दूंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद। T4 की तरफ से भारी शुभकामनाओं के साथ।